जय हिंद। मैं सुनील यादव। आज के टॉपिक का नाम है राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में विभिन्न जो प्रावधान है उसके बारे में हम यहाँ अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ उसमें हम ये भी एनालिसिस करेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई है, किन अधिनियम के तहत, इसके कार्य क्या हैं, शक्तियाँ क्या हैं, उपलब्धियाँ क्या हैं। साथ ही साथ जो इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन है उसको भी देखेंगे। साथ ही यह भी देखने का प्रयास करेंगे करंट अफेयर्स को लेकर इसमें क्या क्या अपडेशन अभी फिलहाल में आए हुए हैं। तो चलिए बिना देर करे हम इसे शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, राष्ट्रीय स्तर पर जो महिला आयोग है इसकी स्थापना हुई है वर्ष 1990 में भारतीय संसद के द्वारा पास किए गए एक अधिनियम के तहत। इस अधिनियम के तहत ही यह प्रावधान किया गया था कि राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय महिला आयोग बनाया जाएगा, जबकि प्रत्येक राज्यों के लिए यह जिम्मेदारी रहेगी कि वह अपने अपने राज्यों में ऐसा ही कानून पास करें और उस कानून के तहत अपने राज्य में राज्य महिला आयोग का गठन करें। जो भी राज्य ऐसा करता है उस राज्य के महिला आयोग को संबंधित राज्य के नाम से जाना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मध्य प्रदेश ने गठन किया हुआ तो मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के नाम से उसे जाना जाएगा। तो सबसे पहली बात तो यह स्पष्ट हो जाती है कि इसके संदर्भ में जो अधिनियम आया है वह 1990 का कहलाता है, जो कि भारतीय संसद के द्वारा पास किया गया है। और इसी अधिनियम के तहत वर्ष 1992 में 31 जनवरी को इस आयोग की स्थापना हुई, जिसे राष्ट्रीय महिला आयोग कहा जाता है। इसकी जो सबसे पहली अध्यक्षा बनी थी वो सुश्री जयंती पटनायक जी थी, क्योंकि वर्तमान में जो अध्यक्षा हैं वो सुश्री रेखा शर्मा जी हैं। ध्यान देने वाली बात है कि यह किस प्रकार का आयोग है। यहाँ पर समझने वाली बात है कि यह अपने आप में एक सांवैधिक यानी दैट इज स्टैचुरी आयोग करके कहलाएगा, ना कि संवैधानिक। रीज़न यह है कि संवैधानिक आयोग उसे कहा जाता है जिसकी स्थापना संबंधित प्रावधान कभी भी संविधान में दिया हो, चाहे मूल संविधान में दिया हो या बाद में अमेंडमेंट करके उसे संविधान में शामिल किया गया हो तब दिया हो। राष्ट्रीय महिला आयोग के संबंधित जो भी प्रावधान है वह अलग से संसद ने पास किया है, ना कि संविधान में दिया है। इसलिए यह एक संवैधानिक बॉडी तो नहीं है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। तो फिर किस तरह की बॉडी है साहब यह अपने आप में एक सांवैधिक बॉडी है। दोनों ही बातों में अंतर है। सांवैधिक को आप इंग्लिश में स्टैचुरी बोलते हैं। एक पॉइंट कहलाता है आपका संवैधानिक, सामे बिंदी होती, आ की मात्रा नहीं होती है, जबकि दूसरा पॉइंट कहलाता है आपका संवैधानिक। ठीक, इसे कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल, जबकि इसे कहा जाता है स्टैचुरी बॉडी। इस पॉइंट को समझिएगा, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो जब भी संविधान में किसी संस्था के निर्माण का उल्लेख किया गया हो वह कौन सी बॉडी कहलाएगी? संवैधानिक बॉडी कहलाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगी, क्योंकि उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है। जबकि संसद के द्वारा कोई अधिनियम पास करके कोई बॉडी का निर्माण किया जाता तो उसे क्या कहा जाता? संवैधानिक करके कहा जाता है, सामने आ की मात्रा वाला। जबकि इंग्लिश में क्या कहा जाता है? दैट इज स्टैचुरी बॉडी करके कहलाता है। राष्ट्रीय महिला आयोग का जो निर्माण हुआ है 31 जनवरी 1992 में, इसका निर्माण वर्ष 1990 के राष्ट्रीय महिला आयोग या महिला आयोग अधिनियम के तहत किया गया है। इस पॉइंट को आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइए। कई बार विद्यार्थी संवैधानिक और सांवैधिक को एक ही समझ बैठते हैं। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसकी स्थापना क्यों की गई है। समझने वाली बात यह है कि इसके पूर्व में महिलाओं से संबंधित अनेक प्रकार के हम देखेंगे उनके अधिकारों के प्रति चेतना आई थी। यूएन ने भी इस पर काफ़ी बहुत ही व्यापक स्तर पर काम किया था। फॉर एग्जाम्पल देखें, यूएन की स्थापना से लेकर ही हमें महिलाओं के अधिकार, उनके सशक्तिकरण के बारे में अनेक प्रोग्राम देखने को मिलते हैं, जिनमें सबसे क्रांतिकारी जो वर्ष रहा वर्ष 1975 का रहा। कारण 1975 में यूएन ने इस वर्ष को विश्व महिला वर्ष या यूएन का महिला वर्ष घोषित किया था। इसी तरह से भारत भी इसका पार्टिसिपेटरी कंट्री है, अर्थात यूएन का। तो भारत की भी इसके प्रति जवाबदेही बनती है कि वह अपने देश में ही महिलाओं के अधिकार, उनके सशक्तिकरण तथा उनके प्रति जो बढ़ते हुए अपराध हैं उन्हें कम करने को लेकर उनके प्रति जो कानून हैं उनमें अनेक प्रकार के सुधार करे। तो भारत में भी इस प्रकार की पहल की गई। तो 1975 यूएन का विश्व महिला वर्ष करके आप याद रखिएगा। साथ ही साथ विश्व महिला दशक भी था। इस पॉइंट को समझिएगा। दशक का मतलब होता है 10 ईयर्स, यानी 1975 से लेकर नेक्स्ट 10 ईयर तक का जो डिकेड कहलाता है उसे विश्व महिला डिकेड के नाम से जाना जाता है, जिसकी डिक्लेरेशन या इसकी घोषणा किसने की थी? तो यूएन के द्वारा इसको डिक्लेयर किया गया था, मनाया गया था। 8 मार्च 1975 की घटना है। यही वजह है कि 8 मार्च को विश्व महिला दिवस 8 मार्च को विश्व महिला दिवस के रूप में पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य भी क्या था या क्या है? महिलाओं के प्रति लोगों में अवेयरनेस पैदा करना, उनके प्रति सम्मान, उनके प्रति होने वाले अपराधों में कमी, उनके प्रति होने वाले जो भी दुराग्रह होते हैं या पूर्वाग्रह होते हैं या मूर्खतापूर्ण मानसिकता होती है उसमें कमी लाने के उद्देश्य से तथा महिलाओं को सशक्त करने के उद्देश्य से इसकी जो स्थापना है की गई थी तथा इसे प्रतिवर्ष इस दिनांक को हम मनाते हैं। ना केवल यूएन बल्कि उसके जितने भी पार्टिसिपेटिंग कंट्री हैं वो सभी मिलकर उसको काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। पिंक डे के रूप में भी आपने देखा होगा। फॉर एग्जांपल जैसे भारतीय क्रिकेट टीम कहीं पर क्रिकेट मैच खेलने जाती है, सेम डेट पर यदि होने वाला है क्रिकेट वनडे मैच या टेस्ट मैच, तो उस दिन आपने शायद देखा होगा कि महिलाओं के प्रति सम्मान व्यक्त करने को लेकर
जो टीम हमारी होती है वह पिंक कलर की ड्रेस पहनती है। इसी तरह आप और भी सार्वजनिक संस्थानों में देख लेंगे कि उस दिन जो अलग ही यूनिफॉर्म का एक कोड बना दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे पिछले बार हमने देखा था बसेस के बारे में कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की बसेज हैं उनमें जो भी कर्मचारी थे इस दिन को उन्होंने खासकर पिंक कलर की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, ड्रेस पहनी हुई थी। यह इस बात को दर्शाता है कि वो महिलाओं के प्रति अपना आभार, अपना सम्मान व्यक्त करते हैं। चलिए, तो ये तो हो गई अवेयरनेस की बात। महिलाओं के प्रति लगातार उस समय अवेयरनेस बढ़ रही थी, उस समय आंदोलन काफ़ी तीव्र था। भारत में देखें, विश्व में भी हम देखेंगे तो उस समय महिला प्रधानमंत्री हमको देखने को मिलती हैं। भारत में श्रीमती इंदिरा गांधी जी देखने को मिलती है, जिन्हें आप आयरन लेडी के नाम से भी जानते हैं। इंग्लैंड में आप देखेंगे तो मार्गरेट थैचर जी देखने को मिलती हैं आपको। तो ये वो एक खास डिकेड कहलाता है जहाँ से अवेयरनेस को लेकर काफ़ी आवाज़ उठाई गई। 1986 में भी आप यदि देखें तो महिलाओं के प्रति या महिलाओं के लिए अनेक कानून पारित किए गए थे, जिनसे एक कानून अभी भी चर्चा में है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कहा जाए कि महिलाओं का गलत तरीके से निरूपण करने वाला जो कानून है वह 1986 का है, वर्ष 2020-2019 में वो काफ़ी चर्चा में रहा है, अभी भी उसकी चर्चा चल रही है। क्या था ये? महिलाओं को विभिन्न प्रकार के जो विज्ञापन होते हैं उसमें गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, या उनके चित्र हो गए, उनके इमेजेस हो गए, या जो उनको पेश करने का तरीका होता है वह अश्लील होता है या अच्छा नहीं होता, जो भी आप कहना चाहें। उस समय भी यह कानून पास किया गया था। और भी कानून थे, उनके बारे में अभी चर्चा में नहीं कर रहा हूँ। मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये वर्तमान में भी चर्चा में है, क्योंकि इसमें संशोधन करने के लिए प्रस्तावित किया गया, स्वयं महिला आयोग के द्वारा इस पर प्रस्तावित किया गया। तो सीधी सी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि करंट में यह चर्चा में है, और करंट के किन किन टॉपिक्स को लेकर यह चर्चा में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक पॉइंट और भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2020 में जो लॉकडाउन लगाया गया मार्च में, काफ़ी लंबा चला हुआ, अभी 2021 में अगेन लॉकडाउन लगाया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट दी है उसमें इस बात को स्पष्ट किया है कि लॉकडाउन में महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा में वृद्धि हुई है। तो यह अपने आप में एक चिंताजनक विषय था। घरेलू हिंसा क्या है कि घर पर होने वाली हिंसा, विशेषकर किनके प्रति? महिलाओं के प्रति। हालांकि इसमें जो पीड़ित पक्ष होता है वह महिलाएं ही होती हैं, घर की कोई भी महिलाएं वह हो सकती हैं, और इसमें जो आरोपित पक्ष होता है वह प्रायः पुरुष ही होता है जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो। तो यह देखने के लिए आया हुआ लगभग बताया कि 70% से अधिक की वृद्धि हुई थी। तो थोड़ी सा ये टॉपिक भी चर्चा में, इसको कम किए जाने की ज़रूरत है। और इस चीज़ को लेकर अनेक रिपोर्ट्स भी आई हुई हैं जिनको आप चाहें तो करंट अफेयर्स में देख सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर दोनों ही विषयों को या दोनों ही करंट के जो टॉपिक्स हैं उनको लेकर यहाँ चल रहे हैं, और राष्ट्रीय महिला आयोग तथा राज्य महिला आयोग का विधिवत अध्ययन हम कर रहे हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में और भी कुछ प्रावधान के बारे में हम जान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि उद्देश्य मैंने आपको बताया, तो महिलाओं के प्रति जो लोगों का पूर्वाग्रह होता है या गलत धारणा होती है उसमें बदलाव के उद्देश्य से, महिलाओं के सशक्तिकरण के उद्देश्य से, महिलाओं के लिए जितने भी भारत में कानून बनाए गए हैं उनकी समीक्षा करने तथा उनको महिलाओं के हितकारक बनाने के उद्देश्य से इस आयोग का गठन किया गया है। आयोग को किस प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त है यदि हम देखें तो इसे सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। सिविल न्यायालय का क्या मतलब होता है? सिविल न्यायालय का मतलब यह होता है कि आयोग के पास में वह शक्तियाँ हैं कि वह किसी भी व्यक्ति को समन जारी कर सकता है या संस्था को अपने पास उपस्थित होने के लिए आदेशित कर सकता है, उनसे दस्तावेज मांग सकता है, उनके पास में कोई शिकायत आई हो तो उस पर जांच वह कर सकता है, कोई शिकायत नहीं भी आई है तो महिला आयोग चाहे तो स्वतः संज्ञान के आधार पर भी वह जांच कर सकता है। साथ ही साथ सरकार, रिलेवेंट बॉडी, पुलिस या जो भी संस्थाएं हैं उन्हें उस संबंधित व्यक्ति पर कार्रवाई के लिए वह निवेदन भी कर सकता है या लिखित में अपनी ओर से एक अनुमति भी दे सकता है, आप कह सकते हैं। इन उद्देश्यों के लिए महिला आयोग की स्थापना राष्ट्रीय स्तर पर की गई थी। महिला आयोग के कार्य क्या क्या हैं देख लेते हैं। महिला आयोग का सबसे पहला कार्य होता है कि भारतीय संविधान में तथा भारत में जो भी कानून है महिलाओं के लिए, उन कानूनों की समीक्षा करना, उसमें यह चीज़ को देखना है कि वह महिलाओं के लिए हितकारक हैं कि नहीं है। जो बात उद्देश्य में आपको स्पष्ट की जा चुकी है वही उनके कार्यों में निकल कर आती है। दूसरा उनका कार्य यह होता है कि यदि कोई ऐसा कानून है जो कि पक्षपात रहित है या भेदभाव वाला कानून है जो कि महिलाओं के लिए हितकर नहीं है या महिलाओं के साथ में भेदभाव करता है, तो उसमें संशोधन करने से संबंधित जो भी सिफारिश हैं वह भी सरकार को करना आयोग का कार्य है। महिला आयोग का अगला कार्य है, यदि उनके पास में किसी प्रकार की कोई शिकायत आती है महिलाओं से संबंधित या महिला के द्वारा कोई शिकायत की जाती है तो उस शिकायत पर वह जांच कर सकती है तथा संबंधित बॉडी को वह आदेशित भी कर सकती है उस पर उचित कार्रवाई करने के लिए। यह अपने आप में एक प्रकार की व्यवस्था ऐसी भी है कि इससे महिलाओं को कहीं ना कहीं संरक्षण मिलता है, महिलाओं को एक शक्ति मिलती है, उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है कि हाँ कोई ना कोई संगठन ऐसा तो है जो कि उनके अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने के लिए खड़ा हुआ है। इस प्रकार से यदि हम देखें तो महिला आयोग महिलाओं की आवाज़ को उठाने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत ही मजबूत प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। इसके साथ ही महिला आयोग हम देखेंगे भारत में पॉलिसी को लेकर या पॉलिसी निर्माण को लेकर भारत सरकार के साथ में विभिन्न प्रकार से सहयोग करता है।
पॉलिसियों में विशेषकर उसका योगदान यह होता है कि पॉलिसियों का निर्धारण किस प्रकार से किया जाए जिससे महिलाओं को अधिकतम लाभ मिल सके, उनके प्रति समानता में वृद्धि हो सके, उनका सशक्तिकरण हो सके, जो जेंडर गैप हमारे देश में देखने को मिल रहा है उसमें कैसे कमी आ सके। इस प्रकार की जो भी पॉलिसीज होती हैं उसमें महिला आयोग कहीं ना कहीं पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है तथा इनकी सलाहें जो भी होती हैं वह काफ़ी स्तर पर मौजूद होती हैं। रीज़न ये है इसका बताने का कि देखिए, सलाह उनकी मानने के लिए भारत सरकार बाध्य नहीं होती है, ये बात बिल्कुल क्लियर जान लीजिए आप। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी सलाह का कोई इम्पैक्ट ही नहीं रह जाता है। जब भी उनके द्वारा प्रायः कोई सलाहें दी जाती हैं तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, चाहे डिजिटल मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, या विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से उनकी उस बात को उठाया जाता है कि महिला आयोग जो कि इतना बड़ा आयोग है, इतना मजबूत सशक्त आयोग है, भारतीय राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करता महिलाओं का, यदि वह कोई डिमांड कर रहा है तो वह डिमांड निश्चित रूप से महिलाओं के हित में ही होगी। यही वजह है कि इस प्रकार से सरकार के ऊपर एक नैतिक दबाव बनता है और अंततः सरकार को उनमें से मैक्सिमम सिफारिशों को मानना पड़ता है। यह भी महिला आयोग की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तब भी और आज के भी दौर में हम इसे देख सकते हैं। विशेषकर आप देखें 2019 का चुनाव हो, 2020 में या 2021 में जो अभी हाल ही में चुनाव हुए 5 राज्यों में, महिलाओं को लेकर अनेक प्रकार के ऐसे मामले देखे गए। खासकर प्रतिस्पर्धी जो भी प्रत्याशी था जो कि चुनाव लड़ रहा था, उनके द्वारा कई गलत प्रकार की टीका टिप्पणियाँ की गई। इस पर महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया। राष्ट्रीय स्तर पर भी हम देखेंगे और राज्य स्तर पर भी हम देखते हैं कि अनेक महिला आयोगों ने इस पर संज्ञान लिया है, शिकायत दर्ज कराई है, FIR दर्ज कराई है तथा कार्रवाई की मांग भी की है। तो यह भी महिला आयोग की भूमिका को हमारे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में दर्शाता है। महिला आयोग का एक कार्य यह भी होता है कि विभिन्न जो कारागृह तथा रिमांड गृह होते हैं उन स्थानों पर निरीक्षण करना तथा वहाँ पर जाकर यह देखना कि वहाँ पर जो भी व्यवस्थाएं वह महिलाओं के अनुकूल हैं कि नहीं है तथा उनकी सुरक्षात्मक तथा अन्य सुविधाओं का उचित प्रावधान किया गया है अथवा नहीं। आयोग की स्थापना से लेकर अभी तक महिला आयोग की काफ़ी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं, उनमें से कुछ पर हम यहाँ चर्चा करना चाहेंगे। महिला आयोग ने अनेक अभियानों को अपने माध्यम से संचालित किया है। फॉर एग्जाम्पल, चाहे दहेज निरोधी प्रथा हो या दहेज को लेकर जो अभियान हो, राजनीति में लेकर, धर्म को लेकर हम देखें, महिलाओं के साथ में विभिन्न श्रमिक सेवाओं में किया जाने वाला भेदभाव हो, या अनेक ऐसे कानून हों जहाँ पर उनको भेदभाव का सामना करना पड़ता है, उसके खिलाफ उन्होंने अभियान चलाया है तथा उनका ये अभियान काफ़ी सफल भी रहा है। यह महिला आयोग की वर्तमान की उपलब्धियों के रूप में आप उनको देख सकते हैं। महिला शिक्षा, बालिका शिक्षा इत्यादि में वृद्धि को लेकर, महिलाओं के लिए स्पेशल फंड बनाने को लेकर, ग्रीन बजट को लेकर, ऐसे कई उनके द्वारा चलाए गए अभियान हैं, या कहना चाहिए कि उनके द्वारा किए गए प्रयास हैं जिनका आज हमें साकार रूप देखने को मिलता है तथा इनके माध्यम से कहीं ना कहीं महिलाओं के सशक्तिकरण में वृद्धि तो हुई है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों से संबंधित प्रावधान देखिए। सबसे पहली बात तो इसकी संरचना के बारे में यदि हम बात कर लें तो इसमें 5+1 सदस्य होते हैं, यानी कुल मिलाकर 6 सदस्य हो जाएंगे अध्यक्ष को मिलाकर के। जबकि एक और जो सदस्य होते हैं वो सचिव स्तर के होते हैं, जो सीनियर मोस्ट IAS ऑफिसर होती है प्राय। विभिन्न सदस्यों के नाम आप यहाँ पर चाहें तो देख सकते हैं, परंतु मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा राजुलाबेन एल देसाई जी के बारे में। वर्ष 2018 में इनको सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ यह भी जानने वाली बात है कि वर्ष 2018 का UN के द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय महिला पुरस्कार दिया जाता है उनमें श्रेष्ठ महिला का पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ है। तो हो सकता है करंट में चर्चा में होने के कारण या बहुत ही खास उपलब्धि होने के कारण एग्जाम में स्तर के क्वेश्चन पूछ लिए जाएँ। इस प्रकार से हमने राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में देखा। एक बार इसको थोड़ी सी रिवाइज कर लेते हैं तथा प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं जो प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट तो हो जाने वाला है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का निर्माण कब हुआ है। 31 जनवरी 1992 को हुआ है, जबकि इसका जो अधिनियम है वह कब का है तो वह 1990 का कहलाता है। इस प्रकार से संसद ने अधिनियम पास किया। तो किस प्रकार की बॉडी है ये? अपने आप में एक सांवैधिक बॉडी है, नॉट दी कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज स्टैच्यूटरी बॉडी। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। इसकी सबसे पहली अध्यक्षा का नाम आपको याद रखना है सुश्री जयंती पटनायक जी थी, जबकि वर्तमान जो अध्यक्ष हैं सुश्री रेखा शर्मा जी हैं। वर्तमान में सदस्यों के बारे में आपने देख लिया प्रावधान। राजुलाबेन देसाई जी के बारे में थोड़ा सा पॉइंट आप याद रखिएगा। सदस्यों की नियुक्ति कैसे की जाती है? तो सदस्यों की नियुक्ति सरकार के द्वारा की जाती है। यह पूरी तरह से सरकार के विशेषाधिकार पर निर्भर करता है कि वह किस व्यक्ति को सदस्य के रूप में नियुक्त करे। प्राय ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है जो कि महिलाओं से संबंधित जो भी मामले हों उन पर उनका काफ़ी खास योगदान रहा हो, उससे संबंधित अनेक प्रकार की जो सार्वजनिक कार्य होते हैं उससे भी संबंधित रही हों, उन्हें ही सदस्य के रूप में या अध्यक्ष के रूप में प्रायः नियुक्त किया जाता है। इसमें क्वेश्चन किस तरह का आएगा? सबसे पहला बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन आना चाहिए कि राष्ट्रीय महिला आयोग किस वर्ष में बना है तथा उसकी दिनांक। तो 31 जनवरी 1990 आपको याद होना चाहिए। दूसरा पॉइंट पूछेगा कि महिला आयोग किस अधिनियम के तहत बनाया गया है। तो महिला आयोग अधिनियम 1990 का कहलाता, उसके तहत इसका निर्माण किया गया है। मुख्यालय कहाँ? तो राष्ट्रीय स्तर वाले का जो होता है प्रायः दिल्ली में ही होगा, जबकि राज्य वाले जो भी बनने वाले हैं उनका मुख्यालय संबंधित राज्य की राजधानी में होगा। फॉर एग्जाम्पल MP का भोपाल में होने वाला है।
पद की अवधि एक अपने आप में महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, चाहे केंद्रीय स्तर पर हो चाहे राज्य स्तर पर हो। दोनों में ही जो पद की अवधि वह 3 वर्ष के लिए है तथा अधिकतम जो उम्र होती है वह 65 ईयर्स की होती है। इसका मतलब ये होता है कि 3 वर्ष या 65 वर्ष दोनों में से जो भी पहले उम्र हो जाने वाली है, जो कार्यकाल हो जाने वाला है, उस समय इनको पद से अलग होना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा, इनका कार्यकाल समाप्त कहलाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है हालांकि इसमें कि इनके सदस्यों की पुनः नियुक्ति नहीं की जा सकती है। बिल्कुल निश्चित रूप से उनके सदस्यों की पुनः नियुक्ति की जा सकती है, एज अ मेंबर भी और एज अ चेयरमैन भी की जा सकती है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के बारे में। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा वर्ष 1995 में राज्य महिला आयोग जो अधिनियम है उसको पारित किया गया था। इसके तहत ही 23 मार्च 1998 को मध्य प्रदेश में राज्य महिला आयोग की स्थापना की गई है। राज्य महिला आयोग में वर्तमान में यदि आप देखेंगे तो 7 सदस्य होते हैं। इसको आप 5+1+1 के रूप में भी ध्यान रख सकते हैं, यानी 5 सदस्य होने वाले हैं प्लस 1 अध्यक्ष महोदय होने वाले हैं प्लस 1 जो सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं वो होने वाले हैं। यदि इन 7 में से आप देखें तो 6 जो होते हैं वो अस्थायी कार्यपालिका के होते हैं, अर्थात इनका जो कार्यकाल होता है 3 वर्ष और 65 वर्ष की जो उम्र होती है, 65 वर्ष की जो एज होती है वह होता है। अर्थात दोनों में से जो भी कार्यकाल पहले पूरा हो जाने वाले इन्हें पद का त्याग करना पड़ता है। हालांकि इनकी पुनर्नियुक्ति की जा सकती है, ऐसा कोई भी प्रावधान कहीं पर भी नहीं दिया हुआ कि पुनर्नियुक्ति के लिए पद के पात्र नहीं होने वाले हैं। जो 7वें नंबर का सदस्य मैंने आपको बताया वह सचिव स्तर के होते हैं, प्राय वह सीनियर मोस्ट IAS ऑफिसर ही होती हैं या होते हैं। तो ये अपन देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में जो राज्य महिला आयोग की स्थापना की गई है इसके बारे में आपसे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अधिनियम की किस धारा के तहत उनकी स्थापना की गई है। तो महिला में ध्यान रखिएगा कि 3 वर्ड होते हैं, तो धारा 3 के तहत ही राज्य महिला आयोग की स्थापना की गई है। इस पॉइंट को आप थोड़ी सा एक टेक्निकल वे में या कीवर्ड के रूप में भी याद रख सकते हैं। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के कार्य क्या हैं, कर्तव्य क्या हैं, उद्देश्य क्या हैं। जैसा कि आपने केंद्रीय स्तर पर पढ़ा, बिल्कुल सेम कार्य उद्देश्य कर्तव्य यहाँ पर भी होने वाले हैं, सेम उपलब्धियाँ भी यहाँ पर होने वाली हैं। बस सिर्फ उसमें इतना सा अंतर है कि वह राष्ट्रीय स्तर पर यानी संपूर्ण भारत के लिए काम करते हैं, जबकि यह वाला जो आयोग होने वाला है यह राज्य स्तर का है, यानी मध्य प्रदेश राज्य के भौगोलिक सीमाएँ जो हैं उसके अंतर्गत यह कार्य करते हैं। अगेन हम बात करें मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्षाओं के बारे में। अभी तक कुल मिलाकर 4 महिला आयोगों में अध्यक्षा हो चुकी हैं, या कुल 4 अध्यक्षाएं हमारे राज्य के महिला आयोग में रही हैं। सबसे पहली अध्यक्षा के बारे में हम बात करेंगे तो श्री कृष्णकांता तोमर जी थी। वर्ष 2011 में इनकी नियुक्ति की गई थी। ध्यान देने वाली बात है कि मध्य प्रदेश में राज्य महिला आयोग की स्थापना तो हुई है 1998 में, लेकिन इसके जो पहले अध्यक्षा हैं उनकी नियुक्ति हुई थी 2011 में। उनके पश्चात में यदि हम देखें तो 2 आपको और अध्यक्ष भी मिल सकते हैं, आप चाहें तो उनका नाम ध्यान रख सकते हैं। हालांकि आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला फर्स्ट या फिर वर्तमान में जो करंट में है उनके बारे में। तो करंट में 4थे नंबर की जो अध्यक्षा हैं उनका नाम है सुश्री शोभा ओझा जी। तो इस पॉइंट को थोड़ी सा आप याद रखिएगा। इस प्रकार से हमारा एक कंप्लीट पैकेज तैयार हो जाता है राज्य महिला आयोग तथा राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में। अब इसमें जो क्वेश्चन आने वाले हैं मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के बारे में, सबसे बेसिक सा क्वेश्चन होगा कि किस धारा के तहत स्थापना, तो धारा 3 के तहत इसकी स्थापना हुई है। यदि पूछा जाएगा अधिनियम कब का, तो वर्ष 1995 का है। यदि यह पूछा जाता है किस डेट को हुई है, तो 23 मार्च की आपको डेट याद रखना है। वैसे ही बता चुका हूँ कि मार्च का जो महीना है महिलाओं के लिए विशेषकर है, और यदि आप इसको कीवर्ड से याद रखना चाहें तो ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, महिलाएं चाहे तो अच्छे को मार्च भी करा देती हैं, ठीक है, चाहे वो कोई भी सूरमा हो। तो मार्च का महीना होता है, 8 मार्च को मनाया जाता है विश्व महिला दिवस के रूप में, जबकि 23 मार्च को मनाया जाता है, यदि हम 23 मार्च की डेट देखें तो वह है मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की स्थापना का दिनांक। इस प्रकार से आप याद उसे रख सकते हैं। 3 नंबर का मैंने जो आपको कीवर्ड बताया कि धारा 3 के तहत ही स्थापना हुई, तो उसको आप ऐसे भी रिलेट करके रख सकते हैं कि तीसरे नंबर पर ही मार्च का महीना भी आता है, या मार्च का महीना तीसरे नंबर पर आता है तो तीसरा महीना 8 तारीख, 3 नंबर की धारा। मध्य प्रदेश देखें तो 20 + 3 23, ऐसे करके आप उसको रिलेट कर लेंगे या पढ़ेंगे समझकर, तो आपको बहुत ही आसानी से याद रह जाने वाला है। अध्यक्षों के बारे में भी यदि आप देखना चाहें तो 3 + 1 देखने को मिल जाएगा, सबसे पहली अध्यक्षा जबकि वर्तमान में अध्यक्षा। इस प्रकार से आपका ये पूरा का पूरा एक कंप्लीट पैकेज तैयार हो जाता है। जो भी कार्य आपको केंद्रीय स्तर पर राज्य स्तर पर बताए गए हैं उनको थोड़ी सा ध्यान रखिएगा। सेम संरचना होने वाली है, जो सेंटर में है बिल्कुल सेम टू सेम आपको राज्य में देखने को मिलेगी, बस केवल भौगोलिक सीमा जो है, राजनीतिक सीमा जो है वह चेंज हो जाती है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बन सकते हैं, चाहे राष्ट्रीय स्तर वाले हों चाहे राज्य स्तर वाले हों। तो इन्हें आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। वीडियो में जो भी चीज़ें बताई गई हैं उन्हें बहुत ही गंभीरता से सुनें। कोशिश करें कि आप एक बुकलेट लेकर बैठे उसमें अपना नोट डाउन करते जाएं, जो महत्वपूर्ण पॉइंट आपको लगते हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं पॉइंट, तो उनको नोट डाउन भी करना सीखें। इस वीडियो को यदि आप 2-3 बार देख लेते तो ये टॉपिक मेरे ख्याल से आपका काफ़ी अच्छे से तैयार हो जाएगा, उसके मैक्सिमम क्वेश्चन बनाने में आप सक्षम हो जाने वाले हैं। इसके अलावा यदि आप इससे संबंधित और भी वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ऐसे संबंधित कोई प्रश्न है तो वह भी आप बता सकते हैं।
इसके बारे में यदि डिटेल आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो एडमिशन हमारे यहाँ पर लगातार चल रहे हैं। अभी फ़िलहाल में एडमिशन ओपन है। ऑनलाइन तथा ऑफलाइन क्लासेस दोनों ही प्रकार की संचालित हो रही हैं। ऑनलाइन क्लासेस काफ़ी अच्छी तरह से हमारे यहाँ पर संचालित हो रही हैं। विद्यार्थियों को बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। यदि आप चाहें तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इससे निश्चित रूप से आपको काफ़ी लाभ होने वाला है। और MPPSC एग्ज़ाम तो वैसे भी बहुत ही जल्दी होने वाला है। मेरे ख्याल से अब आपको इसमें देर नहीं करनी चाहिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। इसके ठीक बाद का जो भी टॉपिक होगा उस पर हम चर्चा करेंगे और उसके बारे में डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल अच्छे से लगे रहिए, बहुत मेहनत कीजिए, बहुत प्रयास कीजिए। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है और निश्चित रूप से आप इस बार एक अच्छी पोस्ट उठाइए। थैंक यू। जय हिंद।